हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी नाम पहले भी सुना होगा। महमूद गजनवी कौन है? भारत में इसे एक डाकू लुटेरे के तौर पे जाना जाता है, या जैसे मैं कहूँ आक्रमणकारी के तौर पे। ये कोई राजा नहीं था, या जैसे कह सकते हो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छे शासक के तौर पे भारत में रहा। हम अकबर और महमूद गजनवी को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। अकबर बाबर का जब हम कंपेयर महमूद गजनवी से अगर करते हैं तो दोनों में बहुत अंतर हमें देखने को मिलता है। अकबर आक्रमणकारी नहीं था, अकबर ने भारत पर राज्य किया, यहाँ शासन चलाया और यहाँ की पब्लिक के लिए बहुत सी पॉलिसीज़ उसने चलाई जो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ थी। लेकिन महमूद गजनवी की अगर मैं बात करूँ तो महमूद गजनवी के नाम के साथ जुड़ता है आक्रमणकारी। इसने भारत पर कितने बार अटैक किया? तो इसने भारत पर तकरीबन 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। कब से कब तक? 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था। बहुत फेमस आक्रमण ये माना जाता है। सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण बहुत फेमस माना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं महमूद गजनवी क्या था? एक आक्रमणकारी था। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर मैं दिल्ली सल्तनत जब पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं इल्तुतमिश की बात करूँ या मैं बात करूँ अगर हम बात करते हैं तुगलक में, या अगर हम बात करते हैं लोधी डायनेस्टी की, तो जितने भी अगर हम नाम लेते हैं तो महमूद गजनवी का उनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि महमूद गजनवी गौरी, या अगर मैं बोलूँ महमूद गजनवी गौरी, या मैं तैमूर लंग बोलूँ, तो ये नाम वो हैं जो क्या हैं? आक्रमणकारी, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या था? भारत पर आक्रमण करना और भारत को बहुत बुरी तरह से लूट के यहाँ से लेके चले जाना। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूँ महमूद गजनवी को हम जानते हैं आक्रमणकारी के तौर पे। इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार आक्रमण किया, जैसे मैंने अभी बताया। 1000 ईस्वी में पहली बार इसने शुरुआत की थी, 1000 ईस्वी में। और कब तक किया? 1027 तक के बीच में किया। आखिरी आक्रमण इसने किया था 1027 में। अगर बात करते हैं सोमनाथ मंदिर, इस पे पूरा का पूरा आपके बुक में एक चैप्टर है, एक पूरा पैराग्राफ है किस मंदिर का? सोमनाथ मंदिर का। बहुत फेमस सोने की मंदिर थी ये। मतलब वॉल जो थी, दीवारें जो थी, वो किस चीज़ की थी? सोने की लेयर्स चढ़ी थी, प्लेट्स लगी थी, पैनल्स जिसे कहते हैं, वो सोने के लगे। तो और उसने ना सिर्फ मूर्तियाँ लेके चला गया यहाँ से, बल्कि उन वॉल्स पे उसने वो लेयर्स तक उखड़वा ली थी। तो इतना ज़्यादा इसने भारत को नुकसान पहुंचा। जैसे हम कहते हैं ना कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, जिसका दिल चाहा उसने यहाँ पे बस बहुत अच्छे से लूट मार की, और बहुत बुरी तरह से लूटने में लास्ट टाइम कौन कामयाब रहे? ब्रिटिशियंस। वो अलग बात है। तो बात कर रहे हैं महमूद गजनवी की, तो यहाँ पे जैसे क्या आता है। अब एक चीज़ और मैं पूछ लेती हूँ आपसे कि महमूद गजनवी वो पहला मुसलमान था जिसने भारत पर कदम रखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बार भारत की धरती पर मुसलमानों का आगमन, या मैं बात करूं तो वो था 712 में, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में आया था। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी या फेमस वॉर नहीं रही। इसने बस दाहिरा इंडस रिवर है जिसे हम सिंधु रिवर भी कहते हैं, सिंधु रिवर के पास इसने अटैक किया। कुछ टाइम तक अटैक, मतलब उसके आसपास के एरिया को उसने जीता, और फिर वहाँ से वो वापस चला गया। वहाँ के खलीफा ने इसे बाहर से बुला लिया, मतलब तुर्कों का जो आक्रमण था। तो मोहम्मद बिन कासिम वो पहला मुसलमान, पहला तुर्क था जिसने भारत पर आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? 712 में। देखो, इस्लाम का उदय अगर मैं बात करूँ तो किस सदी में आ जाता है? 6वीं सदी में मान लेते हैं, 560 के बाद ही तो मानते हैं ना हम तो। 6वीं सदी की तकरीबन, हम 6वीं सदी की शुरुआत में इस्लाम का उदय, या सॉरी 6वीं सदी के मध्य में इस्लाम का उदय हो जाता है। तो इस्लाम के उदय के कुछ साल बाद ही, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, 6वीं सदी के बाद ही। मैं 8वीं सदी में मैं बात कर रही हूँ। 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? 8वीं सदी की शुरुआत में ही भारत पर अटैक कर देता है। नहीं, 8वीं ना, 712 बेटा, 7 सदी खत्म हो चुकी है, 8वीं चलती है। अच्छा, 7वीं कैसे कहोगे उसको ना तुम? अगर मैं बात करूँ तो हम किस सदी में हैं? हम 21वीं सदी में, लेकिन चल तो 2025 रहा ना, 25 साल हो गया ना, तो उसी में बात करें। तो यहाँ पे 8वीं सदी की शुरुआत में ही मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। उसने कहाँ पे आक्रमण किया था? सिंधु रिवर के पास। आप जब मैप देखते हो इंडिया का, तो सिंधु रिवर स्टार्टिंग होता है जहां से फारस के लोग एंट्री कर सकते हैं। फॉरेन नहीं, फारस, ईरान, इराक, यहाँ के लोग कहाँ से एंट्री कर सकते हैं? ऊपर से तो आ सकते हैं ना, अफगानिस्तान रिवर से। क्योंकि देखो, एक चीज और याद रखो, 1498 में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्गों की खोज की थी।
1498 में वास्को डी गामा ने क्या किया था? हाँ, वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो उससे पहले भारत में जो भी आता था वो जल मार्ग से नहीं आता था, वो स्थल मार्ग से आता था। तो स्थल मार्ग से आने का एक ही रास्ता होता था फारस से आने वाले लोगों का, और वो था इंडस रिवर यानी सिंधु रिवर के पास का एरिया। तो जो सबसे पहले अटैक होता था, या आप बात करो जब सिकंदर भी आया था तो उसने जो पोरस से लड़ाई की वो वहीं के क्षेत्रों पर लड़ाई की। या मैं बात करूँ मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री होती है, बाबर की एंट्री होती है, ज्यादातर एंट्री अगर आप देखते हो तो वो इंडस रिवर के पास। वो तो बाद की कंडीशन है ब्रिटिशर्स का आना। हाँ, तो वो 1498 में जब वास्को डी गामा ने क्या किया, जल मार्ग की खोज की। वो कहते हैं ना 1498 में क्या हुआ था, भारत की खोज हुई थी। भाई ऐसा तो नहीं था, भारत तो पहले भी था। वास्को डी गामा ने पानी के रास्तों की, जल मार्ग की खोज की थी। वो निकला था ढूंढने वेस्ट इंडीज को, गलती से उसने ढूंढ लिया इंडिया को, भारत को। समझ में आया? मतलब पानी के रास्तों से पानी के रास्तों से उसने पानी के रास्ते ढूंढे थे जो काफी आसान और जल्दी पहुंचाए जा सकते। नहीं वो बनाया था ना कंपास, दिशा नहीं 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 नहीं, वो कंपास नहीं, वहां पे तो वो तो गैलीलियो का वो था, उन्होंने दूरबीन बनाई थी। कंपास वास्को डी गामा की देन नहीं थी। चलिए आगे बात करते हैं हम। जैसे अगर हम देखते हैं कई तरह के कंपास उस टाइम पे बनाए जाते थे। टॉलमी ने जो खोज की थी वो किसकी की थी? टॉलमी ने खोज की थी मानचित्र की। प्रथम मानचित्र जो बनाने का काम किया था विश्व का, वो किसने किया था? टॉलमी। उससे पहले भी मैप बने, ऐसा नहीं मैं कहती, लेकिन उनको ऑफिशियल मानचित्र बनाने की खोज जो की थी। हाँ, वो तो मानचित्र का मतलब होता है मप्पा। पुराने जमाने में उसे मप्पा मुंडी कहा जाता था। हाँ, मप्पा मुंडी। मप्पा मुंडी मतलब कपड़े का एक टुकड़ा, रुमाल जिसे कह सकते हो। तो मप्पा मुंडी का मतलब होता था कपड़े का एक टुकड़ा या रुमाल, और वो मप्पा का मतलब होता था कपड़ा, कपड़ा, और मुंडी का मतलब होता था एक रुमाल का टुकड़ा जैसे। क्योंकि पहले जो मैप होते थे बेटा वो कागज पे नहीं बनते थे, क्योंकि चीन ने तो बाद में कागज की खोज की ना। तो पहले जो बनते थे वो किससे बनते थे? कपड़ों पे बनते थे। बुक भी आपकी ताम्रलिपि जो होती थी वो किस पे, तांबे के तांबे की पतली पतली लेयर होती थी, उस पर लिखवाया जाता था। पूरी पूरी बुक्स होती थी, वो ऐसे करके खोली जाती हैं पत्तों की तरह। कभी अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो ऐसी लंबी सी होती है, लंबी सी, और उसके पीछे की तरफ फोल्ड होती है, फिर वो ऐसे ऐसे करके खुलती है एक एक करके, या ऐसे ऐसे करके भी हटा हटा के देखा जाता है। आर्ट की बुक थोड़ी बड़ी और चौड़ी हो जाती है, पतली में होती है। आगे बात करते हैं कि इसमें हम देख सकते हैं कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण 1000 से 1200 ईस्वी तक पश्चिम के साथ साथ मध्य एशिया और उत्तर भारत के तीव्र गति से परिवर्तन हुए। ठीक है, ये परिवर्तन कैसे परिवर्तन माने जाते हैं भारत में और मध्य एशिया में? गजनवी की एंट्री, भारत में उथल पुथल, इसके आसपास के साम्राज्यों में स्थिति कैसी हो जाएगी? भयावह हो जाएगी। क्योंकि भारत में कौन आ रहे हैं भाई? भारत कोई कमज़ोर देश नहीं था। एक चीज़ याद रखना, हमेशा एक चीज़ पे ध्यान, हमेशा ज़िंदगी का भी ये फ़लसफ़ा है या लॉजिक मैं कहूँ कि जहाँ आपकी यूनिटी ख़त्म होती है आप वहाँ हार जाते हो। ये सीधी सी लॉजिक है कि आप, हाँ बिल्कुल, आप अपने, चलो ठीक है आपके अपने दो लोगों के बीच में एक आर्गुमेंट है, लेकिन हमेशा कभी भी उसको तीसरे को इन्वॉल्व मत होने दो उसमें। क्यों? क्योंकि फिर वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाती, वो चीज़ ख़राब हो जाती। इसी तरह मैं बात कर रही हूँ कि भारत में लोगों के बीच, छोटी छोटी रियासतों के बीच में गुटबाजी थी, जिसमें वो लड़ाई झगड़े करते थे अपनी प्रॉपर्टी, मतलब अपने रियासत को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा बाहर वाले आक्रमणकारी ले रहे थे। सीधी सी बात है कि जब घर में फूट होती है तो फ़ायदा कौन उठाता है? बाहर के लोग उठाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही थी, चाहे मैं गजनवी की बात करूँ चाहे मैं अंग्रेज़ों की बात करूँ, अगर पूछा जाता है कि भारत की दशा या गजनवी का भारत पर आक्रमण का विशेष कारण अगर मैं पूछती हूँ कि भाई गजनवी का आक्रमण भारत पर सफलतापूर्वक कैसे हो पाया, तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रमुख कारण क्या था कि भारत के शासकों का एकता में ना, जिसमें मैं अगर कहूँ कि उनकी एक चीज समानता नहीं थी। अपनी रियासत को बढ़ाने के चक्कर में जो भेदभाव वाला कॉन्सेप्ट था, भेदभाव वाला कि भाई मेरी रियासत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, उसकी रियासत छोटी हो जाएगी। तो आक्रमणकारी इस वजह से भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे इंडिया में, क्योंकि भारत के लोगों में ही एकता नहीं थी और वो अपने में ही लड़ रहे थे। चाहे मैं बात करूं गजनवी के टाइम की, चाहे मैं बात करूं अंग्रेजों के टाइम की। अंग्रेजों के टाइम में भी भारत पर आक्रमण करने की सबसे सक्सेसफुल वो क्यों रहे, सबसे सफल वजह क्या थी? क्योंकि भारत के लोगों में एकता नहीं थी। तो यहाँ पे जैसे मैं देखती हूँ कि जो बदलाव होता है वो क्यों होता है, बदलाव माना जाता है
क्योंकि इनमें परिवर्तन काल के अंत में तुर्कों के लिए भारत पर आक्रमण करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। भाई मार्ग कैसे बन गया? तुर्क आक्रमण नहीं, वो मार्ग में रास्ते की बात कर रही हूँ, वो रास्ता कि भाई आक्रमण करके कैसे सक्सेसफुल रहे। रियासतें छोटी थी, रियासतें क्या थी? बहुत छोटी छोटी थी, और वो आपस में ही लड़ भिड़ रही थी कि बाहर से अगर कोई अटैक करता तो वो सब एक नहीं हो रही थी, वो आपस में ही लड़ रही थी। और उन्होंने कहा कि भाई बाहर से आने वाले आराम से आते थे, छोटी छोटी रियासतों को कुचल के लूट के चले जाते थे, तो सामने वाला इसलिए साथ नहीं देता था कि हम पे थोड़ी ना अटैक कर रहे हैं, जिस पे कर रहे हैं वो देखें। इस वजह से भी भारत पर आक्रमणकारियों ने बहुत ज़्यादा लूटमार की। शक्तिशाली भाई देखो, बात करते हो कि ईरान द्वारा यहाँ पे बात होती है कि अब्बासी साम्राज्य 9वीं सदी में अपने उत्कृष्ट की पराकाष्ठा में पहुंच चुका था। उस समय अंतर्गत कस्तूनिया मिस्र से लेकर मध्य एशिया तक अरब प्रायद्वीप के क्षेत्र में शामिल था। इस क्षेत्र में ईरान द्वारा महान काल के 5वीं सदी के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था, किंतु अरब शासक भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास के बजाय मध्य एशिया के विधर्मी तुर्कों से लड़ने और पश्चिम की ओर विस्तार करने में ही संलग्न थे। अब यहाँ पे बात करते हैं अरब साम्राज्य। अरब साम्राज्य कौन था साम्राज्य? जो अरब से आने वाले लोगों का अटैक हो रहा था कहाँ पे? भारत पे। तो वो भारत पर विशेष जोर नहीं दे रहे थे, उनका अलग चल रहा था कस्तूनिया से, अब्बासिया सल्तनत से, जो कहाँ पे थी? ईरान में, फारस में, उनका उनसे चल रहा था, उनका उनसे चल रहा था। भारत में कुछ जिसे कह सकते हो स्टार्टिंग में, मैं बात करूं 712 के बाद मोहम्मद बिन कासिम का आना, और मोहम्मद बिन कासिम के बाद एक बहुत लंबा गैप। अगर मैं बात करती हूँ, मोहम्मद बिन कासिम आया 712 में, ठीक है, और फिर उसके बाद आता है महमूद गजनवी, आता है 1000 में। तो ये काफी बड़ा गैप हो गया ना। क्यों गैप? ये इतना बड़ा गैप क्यों माना जाता है? 712 में आया मोहम्मद बिन कासिम, फिर उसके नहीं, वो वापस चला जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। 712 में भारत पर अटैक करता है, 713 में उसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। उसे खलीफा बुला लेते हैं, वो वापस तुर्क चला जाता है। अब यहाँ पे मैटर क्या होता है कि 1000 में काफी गैप है, उसके बाद कोई क्यों नहीं आया भारत पर आक्रमण करने के लिए? बाद में आता है महमूद गजनवी। इतना बड़ा गैप क्यों हो गया? क्योंकि भाई इनका भारत पर कोई बहुत ध्यान नहीं था, फोकस नहीं था। ये अपनी ही डायनेस्टीज में लड़ रहे थे, जो तुर्क थे या अफगानी थे, ये अपनी डायनेस्टीज में लड़ रहे थे। कस्तूनिया से इनकी अलग चल रही थी, अब्बासी से अलग चल रही थी। तो इस जो सारी डायनेस्टीज थी वो अपने में लड़ रही थी खलीफा पद के लिए, खलीफा पोस्ट के लिए। लेकिन बाद में मैं देखती हूँ कि जैसे ही महमूद गजनवी आता है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद गौरी की एंट्री होती है, और फिर गौरी के बाद हम देखते हैं भारत में पूरा दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, फिर मुसलमानों का एक दौर पूरा चलता है। मैं बात करूँ शक्तिशाली साम्राज्य था, किंतु अरब शासक भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास के बजाय मध्य एशिया, जैसे मैंने अभी बात की कि तुर्कों से लड़ने में, पश्चिम की ओर विस्तार करने में संलग्न थे। लेकिन 9वीं सदी के उत्तरार्ध में इस स्थिति में परिवर्तन होना आरंभ हुआ। अब्बासी साम्राज्य जैसे 9वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब खत्म पे लगभग मैं बात करती हूँ, पतोन्मत हो चला था। उनका साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बट गया। भाई ये जो डायनेस्टीज थी, जो अपने आप को बहुत बड़ी डायनेस्टीज मान रही थी, अब्बासी, कस्तूनी, ये भी खत्म होने लगी। तो इनकी जो छोटी छोटी डायनेस्टीज बची, तो इन्होंने आसपास एरिया में लूट मार करना और भागना शुरू कर दिया। तो भाई भारत भी उसी का हिस्सा था। महमूद गजनवी कहाँ का था? गजनी, गजनी, अफगानिस्तान में गजनी, और गौरी था गौर का, याद रखना है। हाँ ठीक है। तो महमूद गजनवी जो था, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि उनका साम्राज्य, अब्बासी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बटा था। नहीं, अब्बासी साम्राज्य में बात कर रही हूँ। यहाँ अब्बासी साम्राज्य के ही कुछ हिस्से बाद में टूट के बहुत से साम्राज्यों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें आगे हम देखेंगे कि महमूद गजनवी का साम्राज्य भी भारत पर आक्रमण क्यों करता है, क्योंकि उसके पास उतनी दौलत, उतनी सल्तनत वहां पे बचती नहीं है। तो खलीफा का यहाँ पे देखो सारी लड़ाई होती है खलीफा पद के लिए। अब्बासी, कस्तूनिया, जितनी भी डायनेस्टीज है वो सब किसके लिए लड़ रही है? खलीफा पद। खलीफा पद क्या होता है भाई? खलीफा जो था ना मध्य एशिया में, अगर मैं बात करूं मिड एशिया में, मध्य एशिया में खलीफा पद की बड़ी वैल्यू थी। खलीफा कौन होता था? जो पूरा चला नहीं, खलीफा कहा जाता था कि ये पैगंबर का उत्तराधिकारी है। पैगंबर का उत्तराधिकारी से मतलब है कि ये हमारे प्रॉफिट के फैमिली,
अब आगे देखते हैं कि देखो अमीर, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे राज्यों में बंट जाते हैं। सब किसके लिए लड़ रहे होते हैं? सब कहीं ना कहीं अमीरों के अमीर, यानी अमीरुल उमरा, या मैंने बोला खलीफा, ये जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती थी सब इसके लिए लड़ रहे होते थे। सारी डायनेस्टीज के लोग ये चाहते थे कि भाई हम खलीफा बन जाएं या हम अमीरुल उमरा बन जाए। अमीरुल उमरा या खलीफा बनने से क्या फायदा होता था? कि भाई वही रूल करेंगे, वो जो कहेंगे सारे मुसलमान या जो भी डायनेस्टीज होंगी उनको वही काम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये नए शासक पहले अमीर की फिर बाद में सुल्तान की उपाधि धारण करने लगे थे। इनमें से अधिकतर सुल्तान तुर्क जाति के थे। तुर्क लोग यायावर थे और उन क्षेत्रों में रहते थे जिन्हें हम मंगोलिस्तान या सिनकियांग, मंगोलिस्तान मंगोलिया का रहने वाला कौन था? मंगोल, चंगेज खान। नाम सुना है? लोग अक्सर सोचते चंगेज खान मुसलमान था। चंगेज खान मुसलमान नहीं था। खान उसे एक टाइटल दिया गया था। खान का मतलब था वो ब्रेव, बहादुर, किसी से भी लड़ जाने वाला। तो चंगेज खान मुसलमान नहीं था, लेकिन चंगेज खान बहुत क्रूर शासक था। ये बात की स्थिति आती है, ये इल्तुतमिश के समय में मंगोलिया आते हैं भारत में। अभी तो मैं बात करी मंगोलिया और सिनकियांग, यानी देखो मंगोली तो था लेकिन उससे पहले भी बहुत से जो मंगोली डायनेस्टीज में रहने वाले लोग थे वो चंगेज खान से पहले भी थे। वो तो एक बहुत फेमस नाम हो जाता है, बहुत फेमस रूलर हो जाता है, तो हम चंगेज खान को याद कर लेते हैं के नाम से जानते हैं। 8वीं सदी के ही मावरा उन नहर, यानी अगर बात करते हैं नामक क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे होते हैं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बदलाव होता है, लेकिन देखते हैं कि तुर्क कबीले के लोग अपने साथ लूटपाट की निर्मम प्रथा को भी लाए। देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि कबीले जो होते थे, कबीले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं होता था, छोटे छोटे कबीले बटे होते थे और ये कबीलों का क्या काम होता था? लूट मार करना। किसी भी भारत में नहीं मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ भारत में नहीं लूटते थे। इन्हें जहाँ भी जो सही जगह मिले या निश्चित स्थान मिले वो वहाँ पे अटैक करते थे, लूट मार करते थे, लूट मार करके आगे बढ़ जाते थे। ये एक जगह पे रह के ठहर के शासन नहीं करते थे। लूट मार की निर्मम प्रथा को भी ले आए। उनकी मुख्य युद्ध प्रणाली तेजी से आगे बढ़ने और पीछे हटना। देखो तेजी से आगे बढ़ना, पीछे हटना, बिजली की गति से छापा मारने और छिटपुट ढंग से उभरने वाले दलों का आक्रमण करने लगी। बिजली की गति से छापा मारना, छापा मार युद्ध होने लगा अचानक। ये नहीं कि हम किसी मैसेंजर को भेजें, दूध को भेजेंगे, हम वॉर करने वाले, हम लड़ाई करने वाले, नहीं, लूट करनी है ना हमें, तो लूट तो अचानक ही की जाएगी। हाँ, तो लूट की जाएगी, लूट के हम लेके। महमूद गजनवी क्या करता था? भारत पे लिख के भेजता था, नहीं तो लेटर, अचानक अटैक करता था, लूटता था, लूट के यहाँ से चला जाता था। ये उपयुक्त दोनों कार्य इसलिए आसानी से संपन्न करते थे क्योंकि उनके पास उत्तम श्रेणी का। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि तुर्कों की विजय का एक और बहुत बड़ा कारण था, उनके पास उपयुक्त संसाधन बहुत अच्छे थे। संसाधन की मैं बात करूं तो उनके पास बहुत अच्छे हथियार थे, बहुत ही कुशल सैनिक थे। कुशल सैनिक तुम लिख सकती हो, कुशल सैनिक मतलब तो ट्रेनिंग होती थी उनकी पूरी, कंप्लीटली ट्रेन सैनिक होते थे जिनके खाने पीने का सब चीज़ का ध्यान रखा जाता था। ये बहुत फुर्तीले होते थे और इनके पास जो घोड़े होते थे वो उत्तम किस्म के होते थे। अगर आपसे आता है कि तुर्कों की विजयी का कारण क्या क्या था, ये क्वेश्चन है, टॉपिक है, तो तुर्कों की विजय का कारण क्या क्या था? तुर्कों की विजय का कारण ये था, एक तो भारत की कमजोरी की मैं बात करूं, भारत में एकता का अभाव, ठीक है, एकता नहीं थी। भारत की रियासतों का भारत में रियासतों का छोटे छोटे भागों में बटा होना, ठीक है, प्लस तुर्कों की सेना का सुसज्जित और जिसे कह सकते हो कुशल होना, ठीक, सक्षम होना, और बात कर सकते हैं उपयुक्त संसाधन होना। किसके पास? तुर्कों की सेना के पास। इनके पास उत्तम प्रकार के जानवर जैसे कह सकते घोड़े होना। तो ये सब प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से उन्होंने भारत पर बहुत आसानी से क्या किया? आक्रमण किया। और यहाँ पे बाबर के आक्रमण की भी विजय के बहुत से कारण थे। नस्ल की भी होती है, हाँ मतलब कि लंबे चौड़े तुर्की होते ही हैं। वो तो वही तो मैं कह रही हूँ, कुशल सैनिक। कुशल सैनिक उनकी जो बोलचाल तो नहीं मैं कह सकती, हाइट वाइट का जो एक इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो वो एक अलग लेवल पे हो जाता है। सामने वाला बंदा वैसे ही देख के मर जाता है। अभी मैं बात करूँ एक बहुत, पढ़ाई की तो मैं बात नहीं कर रही यहाँ पे, एक बहुत मोटा इंसान आ जाए, लंबा आ जाए, जैसे खली खड़ा हो जाए तुम्हारे सामने और तुम छोटे से हो, खली जो भारत से लड़ने गया था WWF में, तो खली नाम का एक बंदा खड़ा हो जाए, मतलब खली जैसा, और तुम छोटी सी
तलवार लेके हाथ में खड़ी हो, तो तुम्हारा आधा कॉन्फिडेंस तो वहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ। तुम्हारा आधा कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा वहीं पे। तो भारत के लोगों में अगर मैं बात करूं कि भारत की जो जलवायु थी और अगर मैं उनका कंपेयर करती हूँ भारत की जलवायु का फारस की जलवायु के अकॉर्डिंग, तो उनकी हाइट उनका बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ के लोगों से काफी भयानक था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी जिसकी वजह से यहाँ वाले क्या हो जाते थे, बेचारे डर जाते थे। या डर तो नहीं कह सकते, यहाँ वाले ने बराबर से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन एक फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ जाता है, पहला असर कि इंसान थोड़ा सा अपने आप को कमजोर समझने लगता है। ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वॉर को जीतने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ पढ़ाई में बात करते हैं कि अगर आपको डिबेट जीतना है तो आपको रेगुलर बोलते रहना होता है, फैक्ट पे, लॉजिक पे, आपको रुकना नहीं होता, ठीक। तो उसी तरह बात करें कि सामने वाला वैसे ही कमजोर मान लेता है अपने आप को। तो यहाँ पे भी एक असर था, तुमने बिल्कुल सही कहा कि उनकी जो पर्सनालिटी थी वो भी बहुत असरदार थी युद्धों में, उनको जीतने के लिए वो वैसे ही चार को ऐसे पकड़ लेते थे। तो ये सब चीजें थी, समझ में आता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि महमूद गजनवी पंजाब में तुर्की सत्ता पर प्रसार, यहाँ पे मतलब पंजाब में क्या करता है। अब ये पंजाब सिर्फ और सिर्फ आज हम भारत में कहते हैं, वैसे तो उस टाइम भी भारत है, पाकिस्तान का हिस्सा था, पर पाकिस्तान में भी पंजाब है, वो भी कभी भारत ही था। 9वीं शताब्दी के अंत तक अब्बासी खिलाफत के पतन के बाद भाई अब्बासी खिलाफत थी, यानी जो अब्बासी के खलीफा होते थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए थे। अब्बासी डायनेस्टी थी ये, वहाँ की तुर्की डायनेस्टी थी, कि पतन के बाद इस क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंश समानी राजवंश था, जिसकी स्थापना बल्ख से आए एक धर्मांतरित ईरानी व्यक्ति ने की थी, जो समरकंद, हिरात आदि का हाकिम था। अब भाई यहाँ नए नए नाम थोड़े आ रहे हैं, जगह है का नाम है, ठीक है। हिरात आदि का हाकिम था। हिरात यानी हाकिम का मतलब क्या होता है, रूलर, रूल करने वाला। नाम पहले ही तुम लोगों ने पुरानी मूवी, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं सामने। अब यहाँ पे एक नई डायनेस्टी अब्बासी खत्म हो गई। अब्बासी खत्म होने के बाद यहाँ पे आती सामनियों को तुर्की जनजातियों से उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर लगातार युद्ध करना पड़ता था। अब यहाँ पे इसी युद्ध के दौरान एक नए प्रकार के योद्धा गाजी का उदय हुआ। गाजी, ये गाजी टाइटल दिया गया। गाजी का मतलब क्या होता है, बहुत ब्रेव, बहुत बहादुर। तो ये योद्धाओं की पूरी टीम बनाई गई, उसे क्या नाम दिया गया, गाजी। अच्छा, ये नए नए नाम क्यों, कहाँ से आ रहे हैं? तुर्कों के योद्धाओं की टीम में क्वेश्चन वो है ना, उसमें आता है गाजी अलग। हाँ, तो गाजी का मतलब ही होता है, गाजी जो वर्ड है ये अरबी से निकला है, अरबी लैंग्वेज से निकला है। तो गाजी का मतलब, अब भाई ट्रेंड में चलने वाला वर्ड हो जाता है। जैसे आजकल मैं बात कर रही हूँ कि कुछ भी बहुत ट्रेंड में चल जाए, बहुत तेजी से चल जाए, तो वो होता तो पहले से ही है, लेकिन किसी एक चीज की वजह से वो वायरल हो जाता है। तो यहाँ पे गाजी बहुत पहले से अरबी लिटरेचर में है, और गाजी का मतलब होता है बहुत बहादुर, बहुत शुजात। तो यहाँ पे नाम दिया जाने लगा गाजी, ठीक है, इन योद्धाओं को। और गाजी योद्धा और धर्म प्रचारक दोनों ही थे। गाजी क्या होते थे, योद्धा भी होते थे, और धर्म प्रचारक मानिए धर्म को अपने बढ़ाने वाले होते थे। गाजियों की सामर्थ्यशीलता तथा धर्म के लिए कोई भी खतरा मोल लेने की तत्परता के कारण ही नवोदित मुस्लिम राज्यों को तुर्कों के आक्रमण का मुकाबला करने में सफलता प्राप्त हो सकी। भाई अब इनके साथ गाजी शामिल होते थे तो तुर्क काफी आसानी से जीत जाया करते थे। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब एक चीज और यहाँ पे ये स्टार्ट होती है महमूद गजनवी की एंट्री। अल्पतकीन जो एक तुर्क दास था, जिसे समानी वंश के शासक अहमद ने खरीदा था। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। महमूद गजनवी पहले नहीं आया था, तुर्कों के बाद आया था। ये समानी में आता है। अच्छा, समानी अलग थे, तुर्क अलग थे, ठीक है। अल्पतकीन जो, कौन सी कंट्री है? समानी कंट्री नहीं थी, जैसे अब्बासी कम्युनिटी है, डायनेस्टीज है, जैसे लोदी थे और जैसे तुगलक थे, उसी तरह अब्बासी थे, समानी थे। अफगानिस्तान की बात हो रही ना? हाँ, ये सब के सब वहीं के एरिया के। अल्पतकीन जो एक तुर्क दास था, ठीक, तुर्कों का दास था, गुलाम था, जिसे समानी वंश के शासक अहमद ने खरीदा था। अहमद के वंशज अब्दुल मलिक के काल में अल्पतकीन का प्रभाव काफी बढ़ गया। वह बल्ख का हाकिम नियुक्त हो गया। भाई जैसे मैंने कहा था, इल्तुतमिश भी क्या था, गुलामी तो था, लेकिन उसको खरीद लिया, बदायूं को गवर्नर बना दिया। बदायूं को गवर्नर बनाने के बाद क्या किया, बेटी से शादी कर दी कुतुब बेगम से, तो वो दामाद भी बन गया। तो यहाँ पे इसी तरह से इन लोगों का रुतबा बढ़ जाता था गुलामी से। देखो, शासक अहमद ने खरीदा। अहमद के वंशज अब्दुल मालिक के काल में अल्पतकीन का प्रभाव काफी बढ़ गया, वो बल्ख का हाकिम बन गया। बल्ख जगह का पूरा हाकिम बन गया वो। आगे चलकर इसने 963 ईस्वी में, जगह कहाँ है?
दक्षिण अफगानिस्तान, दक्षिण जबुलिस्तान में गजनी पर आक्रमण कर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब भाई गजनी का राजा कौन बन गया? अल्पतगीन। इसने बल्ख मिल गया था और ये आगे चल के जबुलिस्तान में इसने गजनी, अफगानिस्तान जबुलिस्तान में इसने गजनी पर क्या कर लिया? समरकंद अटैक किया और अटैक करने के बाद इसने क्या किया? गजनवी को ले लिया और गजनी के जो शासक है राजा बन गया खुद अल्पतगीन। इस प्रकार एक स्वतंत्र गजनी राज्य की स्थापना हुई और इसका राजा कौन है? अल्पतगीन है। और इसने आगे देखते हैं कि राजधानी इसने गजनी ही बना ली है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और राजधानी गजनी थी। इस राज्य पर गजनवी वंश की शासन सत्ता प्रारंभ हुई। तो गजनवी वंश का पहला जो शासक है या संस्थापक है वो कौन है? अल्पतगीन। ये नाम याद रखना कि महमूद गजनवी से अगर पूछा जाता है कि महमूद गजनवी की जो शासन व्यवस्था थी उसमें गजनी जो डायनेस्टी से वो बिलोंग करता था, गजनवी किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? गजनी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो गजनी डायनेस्टी का शासक कौन था? अल्पतगीन। अल्पतगीन था कौन? ये समानी तुर्कों का दास था। ठीक है, आगे देखते हैं कि समानी राज्य का शीघ्र ही अंत हो गया और गजनी के शासकों ने मध्य एशिया के जनजातियों से इस्लामी क्षेत्रों की रक्षा करने का भार संभाल लिया। भाई समानी राज्य समाप्त हो गया और इसने जो नया राज्य बनाया था अपना गजनी, वो धीरे धीरे फैलता चला गया, क्योंकि कहते हैं ना कि हर का समय रहता है और एक समय के बाद सबका अंत निश्चित होता है। जब बड़ी बड़ी डायनेस्टीज नहीं रही, सल्तनतें नहीं रही, तो हम आप सोचिए कि हम क्या सोच सकते हैं, इतने इतने सालों तक मुगल कब से कब तक रहे और फिर आखिर में अंत हो गया। मुगल के बाद अंग्रेज आ गए। ठीक, तो कोई भी राजा या कोई भी शासक एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाता है? बदल जाता है, खत्म हो जाता है। अब गजनवी के स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना होने के बाद पंजाब के हिंदू शासक शाही ने जिस वंश को हिंदू शाही वंश कहा था, अपनी सीमा पर एक नए खतरे का सामना करने का प्रयास किया। इस प्रयास में गजनी के भूतपूर्व समानी हाकिम, मुल्तान के निकट के क्षेत्र में प्रभुत्व रखने वाले भट्टी शासकों तथा बोलन दर्रे के पास मुल्तान के मुस्लिम अमीर के साथ गठबंधन भी किया। अब देखो मसला यह था कि जो पंजाब के इंडस रिवर के पास शासन कर रहे थे हिंदू शाही वंश, उनको ये डर हमेशा सताया रहता था कि भाई ये जो डायनेस्टीज हमारे अफगानिस्तान के पास फैल रही हैं, ये कहीं ना कहीं भारत पर अटैक ना कर दें, आक्रमण ना कर दे, तो हिंदू शाही सत्ता तो उनके हाथ से क्या हो जाएगी? चली जाएगी। तो ये छोटी छोटी क्या बना करके रखते थे? ये छोटी छोटे गठबंधन बना के रखते थे कि भाई जब आप अटैक करेगा, कोई आप पर अटैक करेगा तो आप मिलके हमारे साथ दे देना, जब आप पे कोई अटैक करेगा तो हम आपका साथ दे देंगे मिलके। तो इस तरह से गठबंधन बना के रखते थे। अब यहाँ पे एक नाम आता है जयपाल। ये शासक जयपाल का साथ देने को तैयार थे क्योंकि गजनी के शासक ने उनके राज्य क्षेत्रों में दास हेतु छापे मारकर उन्हें काफी, हाँ तो अफगानिस्तान की सत्ता में अभी भारत में एंट्री नहीं हुई है। अल्पतगीन नहीं, इन्होंने गठबंधन की बात पे करी है, इनको डर, तुमने अटैक नहीं किया अभी मुझ पे, तो मैं इतिहास में नहीं लिखूंगी कि आक्रमण किया है। अभी हमारे बीच सिर्फ जैसे कह सकते हो वार्तालाप वाली कंडीशन है। तुम अपने क्षेत्र में छोटे छोटे छापामारी युद्ध कर रही हो, मान लो तुम अल्पतगीन हो, तुम अपने क्षेत्र में छोटे छोटे अटैक करियो, तो मैं इधर की तरफ हूँ, मैं तुम्हारी प्रभु सत्ता बढ़ती हुई देख रही हूँ, तो मुझे डर लग रहा है कि भाई ताइफा इधर की तरफ भी अटैक कर सकती है, तो अभी तुमने अटैक नहीं किया, तो मैं इतिहास में कैसे लिख दूं? हाँ, मैं अभी लिख दूं कि ताइफा में भी अपने जगह लड़ रही ना, अभी तो अटैक नहीं करेगी ताइफा। जब अल्पतगीन की अगर मैं बात करूं, जब महमूद गजनवी अटैक करेगा तब इतिहासकार लिखेंगे ना कि भारत पर आक्रमण हुआ। अभी तो वो अपने ही में लड़ रहे हैं, छोटे छोटे वॉर करके, युद्ध करके, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि अभी वॉर स्टार्ट हो गई? ठीक, तो अभी मैं बात करती हूँ कि अब यहाँ पे देखो कि जयपाल का आक्रमण विफल रहा, उसने द्वारा निर्मित गठबंधन शीघ्र ही बिखर गया। अल्पतगीन के दामाद और दास सुबुद्दीन, अब देखो अल्पतगीन सुबुद्दीन का बेटा आता है महमूद गजनवी। यहाँ पे एक और नाम आएगा पिरितगीन, अगर आएगा तो आना चाहिए वैसे तो। अल्पतगीन के दामाद और दास सुबुद्दीन ने 972 में गजनवी पर अधिकार कर लिया और उतबी कहता था कि सुबुद्दीन ने जयपाल के आक्रमण का बदला लेने के लिए हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया और सीमावर्ती राज्य काबुल और जलालाबाद को बर्बाद कर दिया। जो काबुल अफगानिस्तान का एरिया पड़ता था, लेकिन ये हिंदू शाही कोश में पड़ता था। वजह क्या थी कि ये कहीं ना कहीं भारत के बहुत से रियासतें यहाँ तक पहुंच चुकी थी, तो यहाँ तक एंट्री नहीं मारता है भारत में। अभी कौन एंट्री मारेगा? सुबुद्दीन भारत नहीं आता, लेकिन वो वहां के, क्योंकि जयपाल ने जो गठबंधन बना के रखा था कि भाई हम तुम मिलकर लड़ लेंगे, लेकिन ये गठबंधन सुबुद्दीन को समझ में नहीं आया और ये गठबंधन टूट गया। हम तुम कुछ नहीं, अब हम ही तुमसे लड़ेंगे,
ये वाली कंडीशन आ गई जयपाल और सुबुद्दीन के बीच में। जो पहले गठबंधन चल रहा था वो गठबंधन क्या हो गया, टूट गया। सुबुद्दीन ने कहा कि भाई हम ही लड़ेंगे आपसे। कहाँ के लोगों से कहा था? जयपाल जो काबुल के पास का एरिया जो उसने हिंदू शाही का लेके रखा था, भारत पे अभी आक्रमण नहीं किया, काबुल के क्षेत्र जो उसने लेके रखे थे, तो उसने पहले ये तय किया था ना कि गठबंधन बनाते हैं, आप पे को अटैक करेगा। जयपाल ने बात की थी अल्पतगीन से, तो अल्पतगीन का दामाद आया सुबुद्दीन, अल्पतगीन के साथ उसकी बनी, सुबुद्दीन के साथ उसकी नहीं बनी। तो उसने कहा भाई गठबंधन हम नहीं मानते, हम तो क्या करेंगे, हम अटैक करेंगे। तो उसने काबुल का क्षेत्र लिया, उसने वो बहुत अंदर नहीं आया, भारत के बहुत अंदर नहीं, यानी भारत में उसने कदम नहीं रखा। और यहाँ पे देखते हैं जयपाल के आक्रमण के बदला लेने के लिए हिंदू शाही राज्य पर आक्रमण किया और सीमावर्ती राज्य काबुल और जलालाबाद को बर्बाद कर दिया। अब 998 और 91 में जयपाल ने कालिंजर, कन्नौज, अजमेर के राजाओं की मदद से फिर सुबुद्दीन पर आक्रमण किया और पुनः जयपाल की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद काबुल, जलालाबाद प्रांतों को गजनी राज्य में मिला दिया गया। अब देखो यहाँ पे जयपाल ने दोबारा अटैक किया, अब छोटे छोटे डायनेस्टीज को मिला के, कि भाई वो क्या करेगा। जयपाल जो गठबंधन भारत का था भाई, वो जयपाल जो गठबंधन चला रहा था, तो सुबुद्दीन ने उसको हरा दिया, काबुल जलालाबाद ले लिया। काबुल जलालाबाद जब ले लिया पूरा, और उसको क्या किया, वो मिलाना चाह रहा था, तो इसने फिर अटैक कर दिया जयपाल ने, कन्नौज के, कालिंजर के राजाओं के साथ मिलकर क्या किया, अजमेर के राजाओं के साथ। अच्छा, उसने उनके ऊपर अटैक किया, सुबुद्दीन के ऊपर अटैक कर दिया। सुबुद्दीन ने फिर हरा दिया। अच्छा। तो जो अब इसने क्या किया, काबुल और जलालाबाद को अपनी डायनेस्टी में मिला लिया। अच्छा, सुबुद्दीन ने काबुल जलालाबाद अब गजनी का हो गया, गजनी डायनेस्टी हो गई, मतलब वो पूरी डायनेस्टी किसकी हो गई, गजनी की। क्योंकि पहले विस्तारवादी नीति होती थी ना, कि जो लड़ेगा जितना लेगा वो उसका हो गया, वो उसमें मिला लेता था। तो यहाँ पे बात हुई। आगे हम देखते हैं कि 10वीं सदी के अंत तक भारत के दोनों बाहरी जो बुर्ज जबुलिस्तान और अफगानिस्तान के हाथों से निकलकर, इस बीच हिंदू शाही शासक जयपाल ने पश्चिम में अपने राज्य क्षेत्र की क्षति को पूरा करने के लिए पूर्व में अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की। इसी कोशिश में उसने 1991 में लाहौर को रौंद डाला और 1999 में लाहौर के शाही राज्य में मिला लिया, और अब वो पेशावर से व्यास नदी तक फैल गया। अब देखो उसका पश्चिम में तो क्षेत्र नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया पश्चिम में, सुबुद्दीन खड़ा था, तो उसने सोचा इधर नहीं बढ़ रहा तो इधर बढ़ा लेते हैं, लाहौर की तरफ, क्योंकि पूर्व की तरफ छोटे छोटे राज्य थे, लाहौर था। और अगर मैं बात करूँ, क्यों नहीं करने देना था, सुबुद्दीन को अटैक नहीं करना था ना, उसको मिल गया, वो उतने में संतुष्ट था। उसको जलालाबाद मिल गया, उसको काबुल मिल गया, उसमें वहीं पे रुक गया। ये नहीं बढ़ सकता था क्योंकि ये 2 बार हार चुका था, जयपाल 2 बार हार चुका था। तो इसने कहा कि अब नहीं लड़ूंगा इधर, अब किधर लड़ता हूँ, इधर लड़ता हूँ। अब इसके बाद आते हैं अपने पिता सुबुद्दीन की मृत्यु के बाद 1998 में महमूद गजनवी सिंहासन पर बैठता है। हाँ, अल्पतगीन का दामाद सुबुद्दीन का बेटा महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन कहने जा रही थी। अच्छा, तो मैम ये जो सिचुएशन है, तो इस पे ये आ चुके हैं, ये क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम स्टार्टिंग ही थे, वो तो चले गए ना, 712 में खत्म हो गए। फिर इसके बाद महमूद बिन गजनवी आए। हाँ, महमूद बिन गजनवी, गौरी, फिर गौरी के बाद ये अल्पतगीन। नहीं, अल्पतगीन यहाँ से, अल्पतगीन यहाँ कहाँ से है? अल्पतगीन की एंट्री होती नहीं भारत में। अल्पतगीन तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक है। पहले गौरी कहाँ, भी तुम कहाँ मिक्स कर रही हो? मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ एक छोटा सा अटैक जैसे कह सकते हो वो किया, फिर वहीं से वो वापस चला गया, खलीफा ने उसे बुला लिया, फिर वो उसकी मृत्यु भी हो जाती, मर जाता। एंट्री यहाँ पे कौन करता है, बहुत धमाकेदार एंट्री, वो करता है महमूद गजनवी। उसका बाप जो रहता है सुबुद्दीन, वो छोटा सा एरिया बस जयपाल को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि बहुत कूद रहा होता है, तो उसे लगता है कि भाई इसका राज्य छीन लेता हूँ, तो उसने हिंदू शाही के कुछ पट्टी के राज्य छीन लिए, उसने काबुल छीन लिया, उसने जलालाबाद छीन लिया। हाँ, सुबुद्दीन बहुत एंट्री नहीं मारता। उसका जो बाप रहता है अल्पतगीन, सॉरी बाप कह रही मैं, उसका जो फादर इन लॉ रहता है, यानी ससुर जो रहता है, वो रहता है अल्पतगीन की कोई दुश्मनी रहती है, वो तो पहले जयपाल से क्या करते रखता है, गठबंधन करके रखता है। लेकिन सुबुद्दीन अटैक करता है, फिर मोहम्मद बिन गजनवी तो पूरा आक्रमण ही करता है। हाँ, 17 बार पूरा आक्रमण करता है। पंजाब अभियान चलाता है कौन, महमूद गजनवी। मुल्तान, हाँ, नारायणपुर, मतलब वो पूरा लूटते हुए जाता है, अपने बाप की तरह नहीं लड़ता है वो। थानेश्वर,
कन्नौज, मथुरा, कालिंजर, ग्वालियर अभियान, सोमनाथ पर आक्रमण। 17 बार में समझ लो पूरे भारत को नेस्तो नाबूद कर देना, जैसे कह सकते हो। इस तरह से वो लूटता है और उससे कोई रोकता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि महमूद गजनवी के आगे जो भी फौजें आती हैं वो रौंदते वो चला जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है, और वो किसी कंडीशन में उसको कोई भी रोक नहीं पाता। उससे क्या होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लूट के यहाँ से सामान लेके चला जाता है। वो सिर्फ उसका मकसद यहाँ पे शासन वासन करना नहीं था, उसका मकसद नहीं इस्लाम फैलाना भी नहीं था। उसका मकसद सिर्फ एक चीज़ का था कि उसे यहाँ से अथार संपदा, धन दौलत लूट के ले जाना। महमूद गजनवी का ना मकसद था यहाँ पे शासन करना, ना मकसद था अपने राज्य को बढ़ाना, ना मकसद था उसका यहाँ पे किसी तरह से भी इस्लाम का प्रचार या प्रसार करना। ये 25 साल ये कुछ रहा नहीं है। अटैक करता था, चला जाता था, फिर आता था, आक्रमण करता था, फिर चला जाता था, फिर आता था, आक्रमण करता था, चला जाता था। मतलब 17 बार इसने अटैक किया। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि भाई उसने 17 बार आक्रमण किया, तो भारत के शासकों को कुछ तो पॉलिसी या रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बार बार फेलियर क्यों सामने हमारा आया? क्योंकि हम में एकता नहीं थी। महमूद गजनवी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, भारत की सेना के आगे वो नहीं टिक सकता था, लेकिन कई सारी रियासतों को एक साथ खड़े होना पड़ता। लेकिन महमूद गजनवी के आगे सब नतमस्तक इसलिए हो रहे थे क्योंकि सारी रियासतें क्या थी, बहुत छोटी छोटी थी। ठीक है, तो यहाँ पे बात यही चीजें हैं आपकी कि आक्रमण के कारण क्या क्या थे। तो आक्रमण के कारण के रूप में हम देख सकते हैं कि भाई पहले से ही खुली, जैसे कह सकते हो, खुला दरबार दे देना, भारत को एक पेश कर देना कि भाई हमारी तो छोटी छोटी रियासतें हैं, आप आइए, अटैक कीजिए और चले जाइए। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि तुर्कों का आक्रमण सफल क्यों था भारत पर, तो पहला पॉइंट तो यही था कि भारत में एकता का भाव था। एकता का भाव का मतलब है यहाँ पे कि रियासतें जो थी, रियासतें छोटी छोटी इकाइयों में बटी थी। ठीक, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि भाई तुर्की जो तुर्क सैनिक वो कैसे थे, बहुत कुशल सैनिक थे उनके पास। अगर मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि सेना के पास संसाधनों की कमी नहीं थी। संसाधन में बात करूं, अगर बहुत अच्छे किस्म के घोड़े थे, घोड़े की किस्में बहुत अच्छी थी, उनकी घोड़े की किस्में उन्नत थी, यानी बहुत अच्छी थी। अगर मैं बात करती हूँ कि इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं कि उत्तम किस्म के घोड़े थे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि भाई जलवायु इफेक्ट के कारण उनकी जो पर्सनालिटी होती थी, बहुत लंबे होते थे, ठीक, और वो थोड़े भयावह, डरावने लगते थे। हाँ, वो इस तरह के लगते थे कि जिसके कारण उनको युद्ध में अपनी इस पर्सनालिटी का भी बहुत बेनिफिट होता था, बहुत फायदा होता था। कि जैसे भाई कोई बहुत बड़ा हाइट का है, लंबा चौड़ा इंसान है, उसके सामने कोई छोटी हाइट का इंसान अपने आप को कमजोरी समझेगा। तो इस वजह से भी जो एक तो उनकी जलवायु की स्थिति ऐसी थी जिस कारण से वो भारत पर या जो भी छोटी छोटी डायनेस्टी थी उस पर काफी आसानी से आक्रमण करते थे और जीत के चले जाते थे। तो भाई महमूद गजनवी कौन था? एक आक्रमणकारी था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 1000 से 1027 तक के बीच में उसने 17 आक्रमण किए हैं टोटल। अगर मैं बात करती हूँ 17 आक्रमण में सबसे फेमस आक्रमण कौन सा रहा इसका? महमूद गजनवी एक आक्रमणकारी के साथ में बात करूं, कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। भारत पर ये कई बार क्वेश्चन बनता है कि भारत पर वो कौन सा आक्रमणकारी था जिसने 17 बार अटैक किया, तो वो था महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। कब आक्रमण किया था? 1025 में। जैसे मैंने कहा कि मंदिर की जो वॉल थी उस पर जो पैनल लगे थे सोने के, वो तक उसने निकाल लिए थे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है। बहुत बड़ा एरिया तो यहाँ पे वो लूट के नहीं ले जा पाता या अटैक नहीं करता उस पर, एक छोटे से एरिया पे अटैक करता है। लेकिन महमूद गजनवी की तरह वो नहीं लूट पाता, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम तो पहले आया लेकिन उसने बस छोटा सा एरिया लूटा। लेकिन महमूद गजनवी तो मोहम्मद बिन कासिम से बहुत आगे तक जाता है। मैं बात करूँ कि इसके अभियान, महमूद गजनवी के अभियान कैसे रहते हैं?
कुछ नहीं छोड़ रहा उसने, नारायणपुर, मुल्तान, कालिंजर, कन्नौज, सब जगह ये लूटमार करते हुए जा रहा है, क्योंकि 17 बार में इसने भारत के कोई जगह ऐसी नहीं जिसको इसने छोड़ा हो। और ये अगर मैं बात करूं मोहम्मद बिन कासिम जो महमूद गजनवी से पहले आया, वो सिर्फ और सिर्फ केवल जो सिंधु रिवर के पास का एरिया था, दाहिरा पर लूटमार करता है, वहाँ अटैक करता है और वहां से वापस वो चला जाता है, खलीफा बुला लो। वो तो गौरी की होती है बेटा, महमूद गजनवी के बाद आते हैं गौरी की वॉर होती है पृथ्वीराज चौहान से। 2 वॉर होती है, तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय, 2 वॉर होती है। तराइन प्रथम होती है 1191 में, तराइन द्वितीय होती है 1192 में। हाँ, प्रथम में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, द्वितीय में मोहम्मद गौरी जीतता है। चलिए ठीक है।